जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और प्यारे साथी, जो भी डेटा मैं आपको इस कक्षा में समझाता हूं बड़ा प्रिसाइज डेटा होता है। देखो, दरअसल में ऐसा हो सकता है कि हम बहुत कुछ लिखने लग जाएं। यह सब कुछ मैं कक्षा में लिख दूं तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता कि वो परीक्षा के टाइम का कैप्सूल तो नहीं हो सकता, वो परीक्षा के समय का साथी रिवीजन तो नहीं हो सकता। तो अच्छे रिवीजन का मतलब ये है कि प्रिसाइज फॉर्म में, एब्रीविएटेड फॉर्म में, संक्षेप में हम क्या कुछ इस समय रिवाइज करें, वो इस क्लास के माध्यम से मैं आपको कराने का प्रयास कर रहा हूं कि आप अपनी किन चीज़ों को इस अंतिम समय में याद रखें और उनको भूलें ना। तो वो डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप खुद भी उसको रिवाइज करते रहें। कम से कम जैसे कक्षा में हमने पढ़ा तो 10-15 मिनट उसको रिवाइज करना है आप लोगों को, ठीक है। जैसे कक्षा 1 हो चुकी, 2 हो चुकी, 5 हो चुकी, वो बीत चुकी, तो उस डेटा को 5-5, 7-7 मिनट बाद में आप देखेंगे, आपको पढ़ने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक अच्छा रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के 10वें सेट को। 5 सेट बाकी रहेंगे आज के बाद में, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं दोस्त, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो सुमेलित नहीं है, ठीक है। हम आपका लगभग अगर बात करें इतिहास में, आधुनिक इतिहास की तरफ बढ़ चुके हैं। पॉलिटी के हम बहुत महत्वपूर्ण साथी अनुच्छेदों को लगभग 70-75% जो पार्ट हमको परीक्षा के लिए पता होना चाहिए वो हम कर चुके हैं। जैसे हम बात करते हैं भारतीय भूगोल की, उसको लगभग हम कर चुके हैं कि कौन से महत्वपूर्ण चीज़ें आपको पढ़नी है। इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में हम महत्वपूर्ण चीज़ें सारी लगभग कवर कर चुके हैं। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो सुमेलित नहीं है। हैदराबाद का जो संस्थापक है चिंकलिज खान को माना जाता है, जी हाँ। अवध का बुरहान मुल्क को, जिसको हम सादत खां के नाम से भी जानते हैं। बंगाल का मुर्शिद कुली खां, लेकिन रुहेलखंड के संस्थापक हम मानते हैं अली मोहम्मद को। किसको? अली मोहम्मद रुहेला है। कौन है? अली मोहम्मद रुहेला है। ऊपर के 3 नाम आप आज तक पढ़ चुके होंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रख लेना, सादत खान नहीं है। सादत खान हम बुरहान उल मुल्क को ही कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, जो आपका स्वतंत्र साम्राज्य थे, ठीक है। स्वतंत्र साम्राज्य थे आपके, उनके संस्थापक हैं। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया था? देखो, अंग्रेजों का जो भारत में साथी अधिपत्य हुआ उस पर 2 युद्ध बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध। पहले तो बताएं बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था, ये मेरा आपसे प्रश्न है। तो आप कहेंगे भैया बक्सर का युद्ध हुआ आपका 22 अक्टूबर 1764 को, यानी 22 और 23 तारीख को ये लड़ा गया था। एक पक्ष में तो साथी कौन थी? आपके अंग्रेज थे। और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? आपका हेक्टर मुनरो कर रहा था। कौन? हेक्टर मुनरो था। इधर से ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके विपक्ष में कौन लोग थे? शाह आलम, जो कि एक मुगल शासक था, शुजा उद्दौला और मीर कासिम। एकदम से सही बन जाएगा, एकदम से सही बनेगा, ये बात याद रख लेना। जैसा कि दूसरा युद्ध मैंने आपको बताया, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध दोनों महत्वपूर्ण है। प्लासी का युद्ध मैं आपसे जानना चाहूँ कि ये किसके बीच हुआ था, बता सकते हैं क्या, या किस वर्ष हुआ था? तो आप बोलेंगे भैया ये आपका 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को हुआ था। और इसमें एक तरफ तो आपका बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला के जो विपक्ष में था आपका, सिराजुद्दौला के जो विपक्ष में था वो था यहाँ पर क्लाइव। कौन? आपका रॉबर्ट क्लाइव था। और दरअसल में प्लासी के युद्ध को ही अंग्रेजी शासन की शुरुआत माना जाता है। तो वो कौन सा युद्ध है जिसकी वजह से अंग्रेज भारत में पैर पसारने में कामयाब हुए थे? अंग्रेजी शासन की शुरुआत मात्र ये माना जाता है। लेकिन जो बक्सर का युद्ध है ना 1764, उसके बाद अंग्रेजों ने अपनी छाप छोड़ दी थी। और 1764 बक्सर को हम बोलते हैं अंग्रेजी राज की मजबूती का युद्ध। कौन सा है? अंग्रेजी राज कायम करने वाला, वो तो शुरुआत करने वाला है। ये है अंग्रेजी राज या ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज था उसको कायम करने वाला युद्ध कौन सा है, या अंग्रेजी राज को महत्वपूर्ण रूप से स्थापित करने वाला युद्ध कौन सा है? तो इन दोनों युद्ध के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विलय का सिद्धांत, अच्छा एक बात और बता दूं आपको इस युद्ध के बारे में। जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बक्सर के युद्ध के बाद में 2 संधियां भी हुई, वो भी आपको पता होनी चाहिए। इलाहाबाद की संधियां, किसकी? इलाहाबाद की संधियां भी आपको पता होनी चाहिए। कितनी संधि हुई थी इलाहाबाद की, अगर मैं संख्या में आपसे पूछूं तो आप कहेंगे भैया इलाहाबाद की संधियां 2 हुई थी। एक 12 अगस्त को हुई थी आपका, और एक 16 अगस्त को हुई थी। यानी एक अवध के नवाब के साथ में और एक साथी मुगल सम्राट शाह आलम के साथ में हुई थी। ये दोनों आपको डेट पता होनी चाहिए कि इलाहाबाद की संधियों की तिथि क्या है। सारे साथियों ने कहा भैया 2 संधि हुई थी। विलय का सिद्धांत,
विलय का सिद्धांत, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं, या मैं कहूँ आपका जिसको हम किस नाम से जानते हैं, और इसको भैया हम व्यपगत का सिद्धांत भी बोलते हैं, या राज्य हड़प नीति का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या कहा था इसने, किसके समय पर आया था, ये बता पाएंगे क्या? तो आप कहेंगे जी भैया ज़रूर बताएंगे कि ये डलहौजी के टाइम पर आया था। किसके टाइम पर? डलहौजी के टाइम पर आया था। डलहौजी बहुत खतरनाक नियम लेकर के आया। डलहौजी की अगर मैं बात करूं तो 1856 से 62 इसका काल याद रखिए। तो उस समय पे जो भी घटनाएं हुई तो आप उसको बता पाएंगे कि भैया ये किसके दौर में आपका घटनाएं हुई थी। तो 1848 से 56, सॉरी 48 से 56, 56 से 62 तो कैनिंग था, 56 से 62 तो कैनिंग था, 1848 से 56 था। तो इसके दौर की अगर हम बात करते हैं दोस्त, डलहौजी के टाइम पे जो भी महत्वपूर्ण कार्यकाल हुए, काम हुए, जैसे मैं बोलूं भारत में पहली रेल किस वर्ष चली, किस वर्ष चली थी? तो आप कहेंगे 1853, मुंबई से थाने चली। किसके टाइम पे चली? डलहौजी के टाइम पे चली। आपका साथी आपसे पूछता है जो डाकघर एक्ट आया 1854 का, किसके टाइम पे आया? डलहौजी के टाइम पर आया। ऐसे ही पूछा जाता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का ड्राफ्ट किसने बनाया था? 1856 में वो ड्राफ्ट बना था। किसके टाइम पे बना था? डलहौजी के टाइम पे भैया बना था। ठीक है, तो पूछ रहा है उसने इसी तरह कहा कि जिन राजाओं के अपने बेटे नहीं हैं, ठीक है, जिनके खुद के पुत्र नहीं है और वो गोद ले रहे हैं, तो उसने उसको निषेध कर दिया। ठीक है, गोद निषेध भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? राज्य हड़प नीति भी बोलते हैं, गोद निषेध भी इसी को कहते हैं, गोद निषेध भी। तो इसने सतारा को ऐसे ही मिलाया, तो बोलेंगे सबसे पहले किसको मिलाया? व्यपगत सिद्धांत के तहत सतारा को। तो आप कहेंगे सबसे पहले भैया उसने सतारा को मिलाया। तो सबसे पहले वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। 1853 में कार्रवाई की झांसी पर, ठीक है, और फाइनली 1854 में इसको आपका अपनी तरफ कर लिया उसने। जैसे बगाहट जो हिमाचल प्रदेश में एक रियासत थी, इसको 1850 में। उदयपुर की बात करें साथी, उदयपुर की बात करें तो 1852 में। ठीक है, तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। क्या कूट पूछा था? कालक्रम अनुसार, यानी सबसे पहले कौन सा हुआ, तो आप कह सकते थे सतारा, यानी विकल्प एक, ये कसम खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, और फिर आया आपका बगाहट, यानी ऑप्शन सी एकदम से सही हो जाएगा। नागपुर को कब मिलाया था उसने? नागपुर की जो साथी रियासत थी वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है, आप लोगों को याद रखना है कि नागपुर को भैया उसने मिलाया था आपका 1854 में, और जैतपुर और संभलपुर पूछे तो 1849, सतारा के बाद में। इससे भी मिलान पूछ लेता। जैतपुर और संभलपुर को उसने कब मिलाया था आपका? तो आप कहेंगे 1849 में मिलाया था। किसने? डलहौजी ने। ये सब कार्य किसके हुए? डलहौजी के हुए। ऐसे ही साथी एक सिद्धांत इन लोगों ने और अपनाया था जिसको बोलते सहायक संधि। तो सहायक संधि किसने अपनाई थी बताएंगे? सहायक संधि किसकी थी कि वो पहले तो राजाओं की मदद के लिए सेना भेजता था, फिर अतिरिक्त प्रभार देके उनके राज्य पर कर्ज आदि बढ़ा के उनको मिला लेता था। तो ये आपका वेलेजली का है। यूं तो जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले इसका जनक माना जाता है। अगर मैं सहायक संधि के जनक की बात करूं तो कौन है? वो भैया डुप्ले है। कौन है इसका फादर? लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया था, कामयाब वेलेजली हुआ। ठीक है, ये एक फ्रांसीसी गवर्नर था, डुप्ले एक फ्रांसीसी गवर्नर था, जबकि वेलेजली ईस्ट इंडिया कंपनी का एक साथी गवर्नर था। वेलेजली जिसकी बात करते हैं ये भारत में रहा 1798 से 1805 तक। तो सहायक संधि के तहत, सहायक संधि के तहत पहले ही कौन सी रियासत थी? सहायक संधि के तहत सबसे पहले किसको हड़पा गया था? सबसे पहले किसको शामिल किया गया? तो आप कहेंगे भैया ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि हैदराबाद को शामिल किया गया था। किसको? हैदराबाद को। किस वर्ष किया गया था? हैदराबाद को आपका 1798 में किया गया था थी। फिर इसके बाद में मैसूर तंजौर थे 1799। अवध 1801 बड़ा महत्वपूर्ण है, अवध को 1801 में मिलाया गया। जो पेशवा थे मराठा थे उन्होंने भी सहायक संधि को स्वीकार कर लिया 1802 में। ठीक है, फिर भोंसले थे आपका 1803 में, मराठाओं के ही। फिर सिंधिया थे, उन्होंने 1804 में स्वीकार कर लिया था। तो ये महत्वपूर्ण डेटा, ये तीन, और जो पीछे मैंने आपको हड़प संधि के बताए वो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, है ना। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? स्थायी बंदोबस्त वो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पर, कार्नवालिस के समय पर। ये तो सहायक संधि हो गया साथी, अभी मैंने आपको बताया। और जॉन सोर को मानते अहस्तक्षेप की नीति कि कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अहस्तक्षेप की नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और आपका क्या बोलेंगे? स्थायी बंदोबस्त आया कार्नवालिस के समय पर। कार्नवालिस जो कि 1786 से 1793 तक था। कार्नवालिस को ही साथी हम भारतीय पुलिस सेवा का जन्मदाता बोलते हैं। आईपीएस जो पद है, पुलिस सेवा का जन्मदाता। ठीक है,
पुलिस सेवा का जन्मदाता किस गवर्नर को माना जाता है? और अगर मैं बात करूं आपका नागरिक सेवा का जन्मदाता भी किसको बोलते हैं? जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवा जानते हो, हाँ या ना? भैया यूपीएससी आर्टिकल 312 बताता है उसके बारे में कि जो आपका अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। नागरिक सेवा का जन्मदाता भी इसी को कहा जाता है। और दरअसल में ये जो साथी आपका स्थायी बंदोबस्त था, परमानेंट सेटलमेंट, इसमें 90% तो जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और जो वसूला जाता था यानी कि जो लगान वसूली जाती थी, और 10% जाता था किसको? जमींदार को जाता था। किसको? 10% जमींदार का होता था। ऐसे ही अन्य साथी यहाँ पर भू स्थायी जो भू अगर हम बात करते हैं उसके लिए काम किए गए, जिसमें आपका किसका आता है? जो बनारस में स्थायी बंदोबस्त था वो किसने लागू किया? बनारस का स्थायी बंदोबस्त, बनारस का स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? तो बनारस में जो साथी आपका बोलेंगे बंदोबस्त, सॉरी, स्थायी स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला वो कौन था बनारस में? तो आप कहेंगे वो जोनाथन डंकन था। कौन था? जोनाथन डंकन, जिसने बनारस में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। बनारस में रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? रैयतवाड़ी किसने शुरू किया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था आपसे पूछूं मैं, तो रैयतवाड़ी आप कहेंगे भैया ये आपका किसका था? थॉमस मुनरो का था। किसका था? थॉमस मुनरो इसका उत्तर होगा, थॉमस मुनरो का था। अगर मैं आपसे पूछूं महलवाड़ी प्रथा किसने शुरू की थी? ये भू सुधार के लिए थी, भू राजस्व सुधार के लिए थी। महलवाड़ी आपसे पूछे तो आप कहेंगे हाल्ट मैकेंजी था। कौन था? हाल्ट मैकेंजी था। कौन था? हाल्ट मैकेंजी था। कौन था? हाल्ट मैकेंजी था। ये 3 नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है? क्या बोलेंगे? ये 3 नाम भैया हम पता रखेंगे, ओके? निम्नलिखित स्थानों पर 1857 के विद्रोह का आरंभ का सही क्रम निर्दिष्ट कीजिए। आप मुझे बताइए 1857 की क्रांति अगर मैं आपसे पूछूं किस जगह से शुरू हुई थी, तो आप कहेंगे मेरठ से शुरू हुई। किसने शुरू की थी आपका साथी? तो राव कदम सिंह गुर्जर थे। कौन थे? और धन सिंह कोतवाल गुर्जर उनके बाद में साथी बने, बागपत पहुंचे, ठीक है? बागपत पहुंचे आपका साथी आपका 10 मार्च 1857 से। तो बागपत में कौन? बाबा सहमल जाट थे, वो वहां से शुरू होकर के फिर 11 मार्च को जनता पहुंच जाती है दिल्ली। 1857 बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना शासक घोषित कर देती है कि भैया हम तो इनके नेतृत्व में हैं, यही हमारे राजा हैं। तो यहाँ पर क्रम पूछा है कि कानपुर में पहले शुरू हुआ, तो कानपुर में 5 जून को। क्या बोलेंगे? कानपुर में 5 जून 1857 को। और लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ में साथी 4 जून को। 4 जून सबसे पहले लखनऊ इन तीनों में। और अगर बात करें इलाहाबाद में तो 6 जून 1857 को। 1857 को क्रांति शुरू हुई थी, ठीक है? तो इसका सही क्रम कौन सा होगा आपका? तो आप कहेंगे 2 1 3 बनेगा भैया, 2 1 3 बन जाएगा, ठीक है? कौन बनेगा? अगर मैं आपसे पूछूं जैसे कानपुर है, कानपुर में नेतृत्व कौन कर रहे थे ये आपको बताना है। मेरा प्रश्न आपसे ये है, आप सब लोग जानते होंगे 1857 क्रांति के नायक हैं मंगल पांडे जी। और मंगल पांडे जी 34वीं इन्फेंट्री जो थी साथी, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना, जो बैरकपुर कैंटोनमेंट था, बैरकपुर छावनी थी, उसमें कार्यरत थे। और साथ ही लेफ्टिनेंट बाग की उन्होंने गोली मार कर हत्या कर दी थी, जिसके लिए उनको फांसी की सजा हुई। तो मेरा प्रश्न आपसे ये भी है, कितने साथी बता सकते हैं कि मंगल पांडे को फांसी किस तिथि को हुई थी? वो तिथि कौन सी है ये आपको बताना है। कानपुर में भैया नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे, बहुत बढ़िया। झांसी में कौन थी? आपकी रानी लक्ष्मीबाई थी। इलाहाबाद में ऐसे ही लियाकत अली थे। ये नाम आपको पता होने चाहिए जो जो नेतृत्व कर रहे थे। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? देखो 1857 की क्रांति से पहले बहुत सारे कृषक आंदोलन हुए, किसानों ने आंदोलन किए। इसको महत्वपूर्ण मार्क कर लो अपनी कॉपी में कि मुंडा विद्रोह जो है साथी ये बिरसा मुंडा ने किया। क्या बोलेंगे? बिरसा मुंडा इसके नेता रहे। और 1899 का ये संघर्ष है, 1899 में। इसी को साथी हम बोलते हैं उल गुलान विद्रोह। क्या बोलते हैं? उल गुलान रिवोल्ट इसी को कहा जाता है, उल गुलान विद्रोह इसी को भैया कहा जाता है, ठीक है? और ऐसे ही कुछ अन्य अगर मैं बात करूं आपसे साथी आंदोलनों की, कौन कौन से थे? तो जैसे संथाल आंदोलन है, संथाल आंदोलन है आपका, ठीक है? ये भी उधर झारखंड क्षेत्र का ही था संथाल, जो कि 1855-56 में हुआ। इसके नेता कौन थे ये भी पूछा जाता है। संथाल के थे आपके सिद्धू, सिद्धू जो विकल्प डी में लिखे हुए हैं, विकल्प बी में लिखे हुए हैं, सिद्धू और कान्हू। साथ में मामा बुआ के लड़के थे सिद्धू और कान्हू, साथ में इनके 2 भाई और थे इनकी बुआ के, चांद और भैरव। क्या बोलोगे? चांद और भैरव थे। तो ये किसके नेता हैं? ये संथाल आंदोलन के हैं, संथाल आंदोलन के हैं। ऐसे ही साथी आपसे पूछा जाएगा क्या?
कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह, इनके बस वर्ष याद रख लें, नेता याद रखें या ना रखें। कोल विद्रोह की हम बात करते हैं तो 1831-32 में हुआ। खासी विद्रोह में आपको अगर बात बताऊं, खासी विद्रोह जो कि साथी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह थे ये सब, खासी विद्रोह हुआ था आपका कब? 1829 से शुरू हुआ और 33 तक चला था। ऐसे ही साथी रामोसी विद्रोह, बोलेंगे रामोसी रिवोल्ट जो हुआ, रामोसी विद्रोह वो हुआ 1822 से, जैसे चित्तूर सिंह से इसके आपके नेतृत्व करने वाले थे चित्तूर सिंह। अहोम विद्रोह साथी, अहोम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे इनके बारे में पता होना चाहिए स्थल। अहोम विद्रोह कहाँ पर हुआ? अहोम किसका नाम है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? अहोम किसका नाम है? तो आप कहेंगे असम का। जैसे पाइका, जो लोग डांस पढ़ते होंगे वो जानते होंगे, पाइका विद्रोह पूछा जाता है। पाइका विद्रोह कहाँ पर गठित हुआ था? तो भैया उड़ीसा में गठित हुआ था। कहाँ पर? उड़ीसा में। अहोम के लिए असम जिन साथियों ने लिखा, बहुत शाबाश। भारत के सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को कल किस अनुच्छेद में मैंने आपको बताया था, जरा बताएं। तो क्या बोलेंगे भैया? सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 आपने बताया था। इसके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं एडहॉक चीफ जस्टिस। एडहॉक चीफ जस्टिस जो होता है साथी, इसके बारे में जिक्र मिलता है आपका आर्टिकल 126 में। क्या बोलेंगे? आर्टिकल 126 में। और सर्वोच्च न्यायालय का ये मुख्य न्यायाधीश इसको नियुक्त करेंगे क्या? या प्रधानमंत्री इसको नियुक्त करेंगे या फिर राष्ट्रपति? तो आप कहेंगे भैया राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि एडहॉक जज को नियुक्त तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन जो ये अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे, जो त्यागपत्र देंगे, वो किसको देंगे? आपका त्यागपत्र भी आपका किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। किसको? त्यागपत्र भी और नियुक्ति भी वही करेंगे। ठीक है, त्यागपत्र भी और नियुक्ति भी वही करते हैं। ठीक है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक साथी अगर मैं बात करूं आपसे, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हो गए, एक होते हैं आपके साथी तथर्थ न्यायाधीश। क्या बोलोगे? तथर्थ न्यायाधीश। सॉरी, मैं वहां पर गलत बोल गया था, ये एक्टिंग पूछा है। एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं कार्यवाहक, ठीक है, एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। तथर्थ न्यायाधीश की अगर हम बात करें आपका, जिनको हम एडहॉक जज कहते हैं, एडहॉक किसको बोलेंगे? तथर्थ को। एडहॉक जो जज होते हैं साथी, इसके बारे में वर्णन कहाँ पर है? आर्टिकल 127 में है। आर्टिकल 127 में है। लेकिन कभी भी पूछे तथर्थ न्यायाधीश का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो इनका राष्ट्रपति नहीं करते, इनकी जो नियुक्ति है वो सीजेआई द्वारा की जाती है। वर्तमान में साथी मैं आपसे पूछूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? क्या आप बता सकते हैं वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? और ये तो सब जानते होंगे भाई, नाम तो सब जानते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा किस क्रम के हैं? सीजेआई। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की ग्राम स्तर पर भी होना चाहिए, और गांव स्तर के बाद में, जैसे आज गांव में ग्राम प्रधान होता है, खंड स्तर पर ब्लॉक आदि होते हैं, और खंड के बाद में जिला स्तर पर जैसे जिला पंचायत होती है। तो 3 स्तर पर आपका साथी राजतंत्र होना चाहिए, पंचायती राज। ये सिफारिश किस समिति ने की थी? तो क्या बोलेंगे? अशोक मेहता समिति जो 1977 की है, इसने की थी। आप कहेंगे नहीं भैया, इसने तो द्विस्तरीय बात की थी, ग्राम और जिला, ग्राम और जिला स्तर की बात इसने की थी। तो त्रिस्तरीय बात करने वाली समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। क्या बोलेंगे? बलवंत राय मेहता समिति थी भैया, जो कि आपका कब की है? बोलेंगे बलवंत राय मेहता समिति कब की? 1957 की है, 1957 की है। जब साथी हम पंचायती राज की बात करते हैं, तो मैं आपसे पूछूं, अगर पंचायती राज किस अनुसूची में बताया गया है? और साथ में प्रश्न मैं ये भी पूछूंगा कि कुल अनुसूची हमारे संविधान में वर्तमान में कितनी है? तो आप कहेंगे 12 हैं। तो पंचायती राज को किस अनुसूची में बताया गया है? और दूसरा मैं पूछूं आपसे साथी, नगर पालिका को किस अनुसूची में बताया गया है? तो पंचायती राज आप कहेंगे भैया ये आपका जो शेड्यूल है यानी अनुसूची 11 में बताया गया है, और नगर पालिका को शेड्यूल 12 में बताया गया है। इसमें जो टोटल सब्जेक्ट हैं, जो विषय हैं, वो 29 हैं। कितने? 29 विषय हैं। और अगर बात करूं नगर पालिका में जो विषयों की संख्या है वो कितनी है? वो 18 है। कितनी है? नगर पालिका में विषयों की संख्या 18 है। ये हमको पता होना चाहिए, है ना। आगे आते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या बोलते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कैग है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बताइए कि कैग को किस अनुच्छेद में बताया गया, किस आर्टिकल में? मैं जितने भी प्रश्न बोलता हूँ ये इसलिए बोलता हूँ साथी, ताकि आप चीज़ों को रिकॉल करें और सही आंसर सोच पाएं। लिखने की बात नहीं है कमेंट की, बस सोच पाएं, तो इसका मतलब है हाँ हम अपनी चीज़ों को रिवाइव कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, या फिर वित्त मंत्री। तो कैग की नियुक्ति हमेशा कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है,
जो कार्यकाल होता है कैग का, साथी अगर बात करें 6 या 65 वर्ष में से कोई एक हो, वैसे तो निश्चित नहीं होता, अधिकांशतः यही होता है। मैं आपसे पूछूं तो आर्टिकल बहुत सारे दोस्तों ने बताया 148, तो कौन से अनुच्छेद हैं? आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक जो वर्णन दिया गया है वो किसका दिया गया है साथी? आपका वो कैग का, यानी कि महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे आइए। जो संघ लेखा सेवा आयोग का सदस्य होता है, जैसे यूपीएससी के सदस्य होते हैं, यूपीएससी का सदस्य अपने पद पर कब तक रहता है? 5 वर्ष तक, 6 वर्ष तक, 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, या 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो यूपीएससी के सदस्यों का शासनकाल क्या होता है? आपका शासनकाल क्या मतलब कार्यकाल बोले तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं से जो लोक सेवा आयोग है उसको किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक बताया गया है, तो आप बोलेंगे आर्टिकल 315 से भैया 323 तक बताया गया है। 315 से 323 तक बताया गया है। यहीं पर साथी हमको याद रखना चाहिए आर्टिकल 312 अभी मैं जिक्र कर रहा था कॉर्नवालिस के टाइम पर, ये आपका क्या बताता है? अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में कौन बताता है? वो 312। और वहीं पर साथी आपका आर्टिकल 315 क्या बताता है? यूपीएससी या एसपीएससी के बारे में बताता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा एसपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसपीएससी तो यूनियन तो हो गया संघ के लिए, यानी कि केंद्र की जो सेवाएं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएफओएस, बाकी अन्य लगभग 20 से ज़्यादा सेवाएं। ठीक है, ऐसे ही साथ ही एसपीएससी होता है स्टेट में, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 316 सबसे महत्वपूर्ण है, इसको मार्क कर लो, महत्वपूर्ण लिख लो। यहाँ पर क्या होता है? जो यूपीएससी है या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, राज्य लोक सेवा आयोग है, उनके सदस्यों की नियुक्ति की बात की गई है। किसकी? उनके सदस्यों की नियुक्ति की बात की गई है कि नियुक्ति किस में होती है? 316 में, और साथ में उनका कार्यकाल भी इसी में बताया गया है। अब मैं दोनों बातें करने वाला हूँ। जैसे सदस्यों की नियुक्ति होगी, यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा और एसपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो एसपीएससी यानी स्टेट में, तो इनकी नियुक्ति करेगा कौन? राज्यपाल। ठीक है, और अगर यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति करेंगे प्रेसिडेंट साहब करेंगे, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति। अगर मैं बात करूं कि भैया इनका जो आपका कार्यकाल है वो कितना है? 6 या 65 वर्ष में से जो पहले हो जाए, और अगर इनके हम काल की बात करते हैं तो ये कितना होगा? ये 6 या 62 वर्ष में से जो पहले हो जाए, जो पहले हो जाए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि भैया जो पहले होगा उसी को हम चुन लेंगे, यानी 6 या 62। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है? राष्ट्रीय आयोग मतलब नेशनल कमीशन है, और नेशनल कमीशन किसके लिए है? अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए किस में है? आर्टिकल 338A में है। ऐसे ही मैं पूछूं नेशनल कमीशन राष्ट्रीय आयोग किसके लिए? एससी के लिए। अनुसूचित जाति के लिए किस में है? तो आप कहेंगे भैया आर्टिकल 338 में है। और आर्टिकल आपका 338 किसके बारे में बताता है? वो बताता है एससी, आपका नेशनल कमीशन फॉर एसटी। ऐसे ही नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है या नहीं है? अगर है तो किस अनुच्छेद में है? ये आप लोगों को बताना है। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इसकी बात की गई है 338B में, एनसीबीसी की बात। तो एनसीएससी 338, एनसीएसटी वो आपका 338A, और 338B में क्या है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो इन तीनों के लिए क्या है? राष्ट्रीय आयोग हैं, राष्ट्रीय आयोग हैं जिनको आरक्षण मिलता हो। भारत के महान्यायवादी, महान्याय नाम से ही देखिए न्याय दिलाने के लिए हैं, तो ये भारत सरकार के प्रमुख वकील होते हैं, ये मानिए भारत सरकार के प्रमुख सलाहकार भी होते हैं। तो महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? यह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता महान्यायवादी, एकदम से सही बात है जी भैया, मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होंगे। उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है, हाँ बोल सकता है, लेकिन संसद के सदन में कब जाएगा ये बताओ आप। उसे संसद में मत देने का अधिकार है? आप कहेंगे नहीं जी, संसद में मत देने का अधिकार नहीं है। सबसे पहला मेरा प्रश्न है, जो महान्यायवादी है साथी आपका, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसको एजीआई भी हम कहते हैं, ये किस आर्टिकल में है?
एजीआई के बारे में जो प्रावधान किया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, तो आप कहेंगे भैया आर्टिकल 76 इसके बारे में बताता है। कौन बताता है? आर्टिकल 76। इसी के बारे में साथ ही आर्टिकल 88 है और इसी के बारे में साथ ही आर्टिकल 105 है। 3 अनुच्छेदों में इसकी बात होती है, तीनों हमको पता होने चाहिए। आर्टिकल 76 क्या बताता है? एजीआई के पद को बताता है। आर्टिकल 88 बताता है कि ये किन बैठकों में भाग ले सकता है, बैठकों में भाग ले सकता है। और 105 में इसकी क्या शक्तियां हैं ये बात बताई गई है, यानी पावर्स को। तो बैठक कौन सी में भाग लेंगे? ये मतदान देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो मतदान देने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन बोलने का अधिकार है। कहाँ पर? संयुक्त बैठक में। किस बैठक में भाग लेते हैं ये? आपका ज्वाइंट मीटिंग में। और संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में मैंने आपको बताई थी? क्या बोलेंगे भैया? संयुक्त बैठक किस बात में, किस अनुच्छेद में मैंने आपको बताई थी? तो आप कहेंगे भैया 108 में है। याद रख लेना, महान्यायवादी जो होता है ये केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार होता है। यानी कोई मुकदमा है भारत सरकार का, तो वो कौन पक्षकार है उसमें? वो महान्यायवादी हैं। महान्यायवादी जिसका साथी वेतन क्या होता है ये आपको बताना है। तो वेतन क्या बोलेंगे भैया? फिक्स नहीं है। मैं पूछूं कार्यकाल कितना होता है, तो आप कहेंगे फिक्स नहीं है। मैं पूछूं नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो आप बोलेंगे नियुक्ति भैया प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। जो आपका राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें हैं उनकी मुक्ति किसके द्वारा होती है? सबकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति हो जाएगी, ठीक है। याद रख लेना है इसको। तो ये कानूनी अधिकारी है, इसलिए इसको बोलते देश का प्रथम विधि अधिकारी भी कहा जाता है। अभी पूछे ना देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है, ठीक है, वो अपना लीगल ऑफिसर कौन है, फर्स्ट लीगल ऑफिसर, तो वो आप कहेंगे वो एजीआई है, अटॉर्नी जनरल है जी भैया, ठीक है। भूपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक तत्व है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ओसल। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन उसकी प्रतिशतता भी आपको पता होनी चाहिए। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो आप कहेंगे भैया लगभग 46%, लगभग में है। फिर आता है आपका क्या? ऑक्सीजन। फिर सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन साथ ही आपका लगभग 27-28% होता है। 27% कहें तो ठीक होगा। कार्बन की बात नहीं करेंगे। फिर आता है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम होता है 8.1%, क्योंकि कार्बन तो बहुत कम होता है आपका। लोहे की बात करते हैं वो 5% पर आता है। जैसे कार्बन की बात करें, कार्बन आपका लगभग 2% के आसपास है। कैल्शियम पृथ्वी पर 3% के आसपास है। ये पता होना चाहिए। ओसल। वायुमंडल का क्रम याद है? एक बार थम्स अप करके बताएं। जी भैया हमको वायुमंडल का क्रम याद है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीली या ब्लू जो व्हेल है, व्हेल नहीं सॉरी ब्लू व्हेल ही याद आती है, ब्लू आपका नील नदी के लिए पूछ रहा है, नीली नदी के लिए पूछ रहा है। नीली नदी का स्रोत कौन सा है? विक्टोरिया झील है, चाड झील है, टाना झील है या तुर्काना झील है? तो आप बोलेंगे भैया टाना झील, जो कि इथोपिया की है। कहाँ की? टाना झील से साथी इसका उद्गम होता है, ओरिजिन होता है, जो कहाँ की है? क्या बोलेंगे आपका? ये इथियोपिया की है। कहाँ की है? इथियोपिया से इसका निष्कासन होता है। और विक्टोरिया से एक निकलती है आपका वाइट, क्या बोलेंगे आपका? एक श्वेत नील निकलती है। वाइट नील कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया से, विक्टोरिया झील से। तो ये जो साथी श्वेत नील है और जो ये साथी आपका ब्लू नील है, क्या बोलेंगे? ब्लू नील है। ये दोस्त दोनों की दोनों कहाँ पर मिलती हैं? उत्तरी सूडान में मिलती हैं। कहाँ पर? दोनों का मिलान हो जाता है उत्तरी सूडान में और बन जाती है क्या? सिर्फ नील नदी। नील नदी सबसे लंबी नदी है या नहीं है बोलेंगे? या मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछता हूँ, नील नदी को किस देश का वरदान कहा जाता है? ये आप बताएंगे। देखो सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन बहाव की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा बहाव है वो अमेजन का है। और लगभग अगर नील नदी की लंबाई मैं आपको बताऊं तो कितनी है? आपका लगभग 6600 किलोमीटर है। 6600 किलोमीटर उसकी लंबाई है। तो क्या बात करेंगे जी भैया? यस यस, मिस्र। कई साथियों ने लिखा कि किसका वरदान है ये? मिस्र नदी का वरदान है। कौन? नील नदी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? कौन सा है जो कोरल आइलैंड है? बहुत महत्वपूर्ण, मार्क करिए। कोरल आइलैंड क्या न्यूमूर द्वीप है? द्वीप सभी आपका कोरल के बने हुए नहीं होते। दरअसल में ये जो कोरल है ये होता है मूंगा, एक समुद्री जीव होता है जो खुद को इकट्ठा करता रहता है, मरते रहते हैं, तट के किनारे इकट्ठे होते रहते हैं और एक समय पे क्या होता है वो एक संरचना बन जाती है। तो ऐसे ही भारत में बना हुआ है लक्षद्वीप। कौन बना हुआ है? लक्षद्वीप। अगर मैं बात करूं विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप कौन सा है?
विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप? हर परीक्षा में आज तक प्रश्न पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप या कोरल आइलैंड, क्या बोलेंगे, कोरल आइलैंड कौन सा है? तो आप बोलेंगे भैया ग्रेट बैरियर रीफ है। मुझे बताओ ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो आप कभी आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे दोस्त, ऑस्ट्रेलिया का नक्शा आपने देखा होगा। अगर हम बात करते हैं इस तरह होता है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का जो ये साथी आपका तट है, ये किससे बना हुआ है आपका? ये कोरल से ही बना हुआ है, कोरल से ही। तो क्या बोलेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। और पूछता है कई बार तो ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। हम इसको गलत नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम गलत नहीं करेंगे। आगे आते हैं, नेक्स्ट है, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? जिसको साथ ही हम क्या बोलते हैं आपका चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है, चैलेंजर डीप भी जिसको कहा जाता है। विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? चैलेंजर डीप है आपका, क्या बोलते हैं इसको, चैलेंजर डीप माने गहरा, चैलेंजर गर्त, जो कि साथी आपका 11,033 मीटर और कई बार आपका 11,022 मीटर भी उसको लिखा जाता है। तो जो चैलेंजर डीप है, ये मुझे बताओ चैलेंजर डीप जो है किस महासागर में है? इसी को साथी हम किस नाम से जानते हैं? मेरियाना के नाम से जानते हैं। चैलेंजर, क्या बोलेंगे, इसी को भैया हम मेरियाना, मेरियाना गर्त भी, मेरियाना ट्रेंच भी बोलते हैं, या मेरियाना गर्त भी कहते हैं। और मेरियाना गर्त जो है दोस्त वो कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। किस देश के पास में है ये? किस देश के पास में मेरियाना गर्त मौजूद है? तो आप कहेंगे भैया ये आपका फिलीपींस के पास में है। किसके? फिलीपींस के पास में है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक आता है आपका प्योर टिक रुको, क्या बोलते हैं आपका, या सुंडा भी पूछा जाता है। बताएं भैया, सुंडा या जावा जो ट्रेंच है, सुंडा या जावा, जिसका पहला नाम जावा ही होता था, जावा गर्त किस महासागर में है? ये भारत के नीचे की तरफ हिंद महासागर में है। ये गर्त भी आपको पता होनी चाहिए, हिंद महासागर में है। अगर हम बात करते हैं दूसरी गर्त की, तो क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं प्योर टोरिका। क्या बोलते हैं? प्योर टोरिका जो गर्त है ये कहाँ पर है? तो प्योर टोरिका गर्त है भाई साहब आपका कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में मौजूद है। तो डीप का मतलब होता है गहरी, गहरी। जैसे माउंट एवरेस्ट ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है सब जानते हैं, 8,848 किलोमीटर है। सबसे गहरा कितना है? 11,000 मीटर, यानी लगभग 11 किलोमीटर। और ऊपर की तरफ कितना? 8.8 किलोमीटर है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ऐसे होगा। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताएंगे। बोर्नियो है, ग्रीनलैंड है, मेडागास्कर है, या फिर न्यू गिनी है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप मुझे भी बताना किस देश पे, किस देश का अधिकार है इस पे? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जिसकी साथी राजधानी जो है वो नूक है, राजधानी इसकी पूछी जाती है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। द्वीप तो आप जानते हैं ना, जो चारों तरफ जल से घिरा हो। द्वीप का मतलब वो आकृति होती है जो चारों ओर से जल से घिरी हो, और जो तीन तरफ से घिरा हो उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। भारत है ना। तो ग्रीनलैंड की राजधानी आपका नूक है। इसका क्षेत्रफल बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रीनलैंड जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका क्षेत्रफल कितना है? तो आप बोलेंगे भैया लगभग 21 लाख वर्ग किलोमीटर है। दरअसल में तो वैसे तो 21,30,000 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन 21 लाख भी आप याद रखेंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। ये ग्रीनलैंड के बारे में। किस देश का अधिकार है इस पर याद रख लेना, जो डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क की राजधानी बताइए, क्या बोलेंगे भैया? डेनमार्क की राजधानी जो है वो कोपेनहेगन है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, एक स्थिति और बनती है आप कहाँ, किस महासागर में, ये भी पूछा जा सकता है। किस महासागर में है आपका? तो आप बोलेंगे भैया ये अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच में है। तो ग्रीनलैंड कौन से दो महासागरों के बीच में है? अटलांटिक और आपका आर्कटिक महासागर के बीच में है। आर्कटिक महासागर के बीच में ये मौजूद है, ठीक है, आर्कटिक महासागर के बीच में, ठीक है। एक पूछा जाता है आपसे न्यू गिनी, विकल्प डी को देखिए। दुनिया की साथी आपसे पूछ रहा दूसरा बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का दूसरा बड़ा द्वीप कौन सा है? दूसरा बड़ा द्वीप कौन सा है दुनिया में? तो वो न्यू गिनी है। क्या बोलोगे? पापुआ न्यू गिनी है। और ये कहाँ पर है? ये आपका पश्चिमी महासागर में पड़ता है। पश्चिमी कौन सा? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। पश्चिमी प्रशांत महासागर में ये स्थित है। और ऐसे ही प्रशांत महासागर सबसे गहरा बोलते हैं ना उसको, ऐसे ही बोर्नियो है, ये तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है आपका प्रशांत महासागर में भी, तीसरा सबसे बड़ा है, ठीक है।
तीसरा सबसे बड़ा द्वीप आपका कौन सा द्वीप है, वो साथी आपका कौन है, बोर्नियो है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे आते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जो सही सुमेलित है, कुछ घास के मैदान दिए हुए हैं। पंपास घास के मैदान क्या आपका पराग्विम है। जो प्रेरीज ग्रास फील्ड्स हैं क्या वो कनाडा में है। स्टेपीज ये पोलैंड में है क्या, या डाउन्स दक्षिण अफ्रीका में है। सिर्फ एक ही ठीक है इन चारों में से, तो कौन सा ठीक होगा बताएंगे। एक सब लोगों का ठीक उत्तर आएगा तो मजा आएगा फिर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे भैया, पंपास तो हमको दिखता है डाउन्स। डाउन्स कहाँ पर है आपके दक्षिण अफ्रीका में, क्या ये सही है, गलत है। क्या बोलेंगे, डाउन्स तो भैया ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है, डाउन्स तो भैया मैं ही गलत लिख देता अभी। डाउन्स क्या बोलेंगे आपका ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है, डाउन्स तो ऑस्ट्रेलिया में है। ये क्या है, ये गलत हो जाएगा। स्टेपीज क्या पोलैंड में है साथी, गलत हो जाएगा। स्टेपीज जो है साथी घास के मैदान, वो यूक्रेन में है। और कहाँ पर है, रूस में। यूक्रेन और रूस में फैले हुए हैं। प्रेरीज कहाँ पर है, वो उत्तरी अमेरिका में है। और उत्तरी अमेरिका में ही तो कनाडा आता है। प्रेरीज कहाँ पर हैं, वो साथी कनाडा में है और यूएसए में है। पंपाज बताओ कहाँ पर हैं भैया, पंपाज घास के मैदान ये अर्जेंटीना में है। कहाँ पर हैं, अर्जेंटीना में है। यानी पराग्वे भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मुझे बताओ सवाना घास के मैदान कहाँ पर हैं। सवाना घास के मैदान भैया ये आपका अफ्रीका में है। कहाँ पर हैं, अफ्रीका में है सवाना घास के मैदान। मैं आपसे पूछूं कंपोज घास के मैदान कहाँ पर हैं, जिनको कंपास भी कहा जाता है, तो ब्राज़ील में है। कहाँ पर हैं, ब्राज़ील में। अच्छा, लानोज घास के मैदान कहाँ पर हैं, लानोज कहाँ पर हैं आपके, तो लानोज आप बोलेंगे भैया वेनेजुएला में है। कहाँ पर है, वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में। एक आते हैं आपसे हंगरी, सॉरी वो पुस्ताज, पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पर हैं, पुस्ताज कहाँ पर हैं, वो आपका हंगरी में है। अच्छा, भारत में घास के मैदानों को क्या बोलते हैं, भारत में कौन से घास के मैदान है, क्या आप बता सकते हैं। तो आप कहेंगे भैया भारत में जितने भी मर्ग हैं, ये कश्मीर में सोनमर्ग आपने सुना होगा, कश्मीर में गुलमर्ग आपने सुना होगा, जितने भी दून क्षेत्र हैं, जैसे देहरादून है, तो ये किसके हैं, ये दरअसल में मर्ग और दून का मतलब घास के मैदान ही होता है। ये घास के मैदान है कहाँ पर आपका, भारत में है। कहाँ पर है, ये घास के मैदान साथी आपके इंडिया में है। तो पूछ लेता भारत में घास के मैदान को क्या कहते हैं, और कई बार मर्ग या दून में से एक को विकल्प में रख देता है। ठीक है साथी, आगे आते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु का है, जो आपका बल्ब है साथी, आपने देखा होगा सबने, सभी ने आपका साथी बल्ब को देखा होगा। इस तरह से बल्ब होता है और उसमें अंदर जो तंतु होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तांबे से बना होता है, एल्यूमिनियम से बना होता है, सीसा से, या फिर टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन, क्योंकि ये साथी क्या करता है, आपको बहुत सारी टेम्परेचर को झेल सकता है। जैसे प्रेस की बात करें, हीटर की बात करें आपसे, हीटर की, ठीक है, जो विद्युत केतली होती हैं, इलेक्ट्रिक केटल्स आजकल चल रही हैं, चाय बनाने आदि के लिए प्रयोग होती हैं, स्विच ऑन करो चाय बन जाएगी। ये किस चीज़ की बनी होती हैं भैया, ये नाइक्रोम की बनी होती हैं, नाइक्रोम की बनी होती हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं बल्ब के अंदर कौन कौन सी गैसें भरी जा सकती हैं। बल्ब के अंदर आपका साथी क्या होता है, विद्युत बल्ब के अंदर आपका, ये आपको पता ही होगा शायद, सारे लोगों को जानते हो ना, हम सब करें, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। अरे कुछ बोल भी दिया करो जी, जानते हैं, कम से कम पता तो चले, बुद्धू नहीं है सब मेरी तरह। नाइट्रोजन और आर्गन, क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन और आर्गन है इसमें। घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूबलाइट आदि लगे होते हैं, किस क्रम में लगाए जाते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा बिजली पैदा हो, तेज जले। श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, या किसी भी क्रम में, फ्यूज ना हो इसलिए भी लगाते हैं। तो घर में सब कुछ लगता है किसमें, समांतर क्रम में लगता है, किसमें, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम क्या होता है, 1/r बराबर, इसका फॉर्मूला याद रखो, 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन, जितने भी प्रतिरोध हैं। आर क्या होता है इसमें, रजिस्टेंस होता है। जैसे मैं बोलूँ विद्युत धारा को आप किस में मापेंगे, जरा बताना, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए क्या होता है, विद्युत धारा को भैया किस में, एम्पियर में, किस में, एम्पियर में। और मैं अगर बात करूं विद्युत प्रतिरोध को किस में मापेंगे, बोलेंगे विद्युत प्रतिरोध को किस में मापेंगे, रेजिस्टेंस को, आर को, तो इसको किस में मापते हैं दोस्त, बोलेंगे विद्युत प्रतिरोध को भैया इसका मात्रक होता है ओम। मापेंगे किस में, ये आपको बताना है, सारे लोग फटाफट से बताएंगे। ओम बता रहे हैं कुछ लोग, तो ओम बता रहे हैं, नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, ओम तो इसका मात्रक है।
मैंने कहा इसको मापेंगे कैसे, रेजिस्टेंस को, आर का पता कैसे लगाएंगे। कुछ साथी का उत्तर आएगा, बहुत बढ़िया। विद्युत धारा का मात्रक है वो तो एम्पियर। जैसे मैं बोलूँ इसको किस में मापेंगे विद्युत धारा को, इसको एमीटर में मापेंगे, अमीटर में, अमीटर में मापते हैं, एमीटर में इसको मापते हैं। ऐसे ही जो आर है विद्युत प्रतिरोध, जो आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, उसको किस में मापेंगे, बहुत बढ़िया भैया, ओम है तो ओम मीटर में नाप देंगे, ओम है तो भैया ओम मीटर में नाप देंगे उसको, बहुत बढ़िया। प्रतिरोध के लिए हमेशा याद रखिए इसमें वोल्ट मीटर में भी इसको मापते हैं, किसमें, वोल्ट मीटर में भी मापते हैं, वोल्ट कई साथियों ने लिखा, बहुत कमाल। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या है, मैं आपसे पूछूंगा कक्षा में। श्रेणी क्रम में तो भैया सीधे सीधे जोड़ दो, सीधे सीधे, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे मैं आपसे पूछूं, हमारे घर में 3 विद्युत के बल्ब लगे हुए हैं, जो कि साथी आपका एक 4 ओम का है, एक 3 ओम का है, एक आपका साथी 5 ओम का है। कितने का है, 5 ओम का है। तो प्रश्न कैसे पूछता है, यदि उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, कुल प्रतिरोध बताइए सारे दोस्त। अगर हम इसको जोड़ दें तो प्रतिरोध क्या, R1 कितना है आपका 4 ओम है, R2 कितना है 3 ओम है, और R3 कितना है, तो सीधे सीधे जोड़ देना है। तो श्रेणी क्रम में कितना आंसर आएगा, सीरीज में कितना आंसर आएगा, श्रेणी का मतलब होता है जो आपका सीरीज में, तो सीधे जोड़ दो, यानी 4 प्लस 3 प्लस 5 आ जाएगा, यानी 12 ओम आ गया। अगर मैं पूछूं ये समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तब आंसर क्या आएगा, फटाफट सबसे पहले कौन बताएगा। समानांतर क्रम में जुड़े तो भैया बटे करके जोड़ने, 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/5 हो जाएगा। इनका कोई कॉमन तो होता नहीं, 4 × 12 × 5 60 हो जाएगा, 4 का भाग देंगे 15 प्लस में 20 और साथ ही आपका 12 हो जाएगा। तो क्या बन गया आपका 15 35 35 10 45 और 2 47/60 हो गया। लेकिन ये किसकी वैल्यू निकल के आएगी, 1/R की। हमको क्या चाहिए, R, तो यानी उल्टा करना पड़ेगा, R क्या हो जाएगा 60/47 हो जाएगा। भाई ये तो वैल्यू 1/R की आई ना, व्युत्क्रम की, यानी उल्टे की आई, उल्टा चाहिए हमको 1/R का उल्टा R, तो इसको पलट दो, 60/47 हो जाएगा। क्या मैं सही हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो 60/47 आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु परमाणु का कण नहीं है। देखो अब साथी पहले तो पूछता था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अब पूछता उनके खोजकर्ता के अलावा उनके खोज का वर्ष क्या है, तो महत्वपूर्ण मार्क करेंगे इसको भी। न्यूट्रॉन होता है एक अणु परमाणु में, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, ड्यूट्रॉन नहीं होता है, ड्यूट्रॉन नहीं होता है। अच्छा मुझे बताओ साथी, जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज किसने की थी, आप बोलेंगे न्यूट्रॉन की खोज भैया चैडविक ने की। प्रोटॉन की खोज करें आपका रदरफोर्ड, जैसे कई जगह गोल्डस्टाइन आपको लिखा हुआ मिलता है, रदरफोर्ड ने आपका। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, वो थॉमसन ने की। ईंट पर नाच बचपन में पढ़ा होगा ना। अगर पूछे इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई, 1897 में हुई, 1897। फिर प्रोटॉन की होती है 1919 में, ये महत्वपूर्ण है। एसएससी सीजीएल तक पूछता है, अब इनके एसएससी तो वर्ष पूछता है सिर्फ, ठीक है, वो नहीं पूछता कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। 1932 में न्यूट्रॉन की खोज हुई है। जैसे मैं आपसे बात करूं, एक पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन को किसने खोजा है, पॉजिट्रॉन को साथी किसने खोजा है, वो एंडरसन ने खोजा है 1932 में। क्या बोलेंगे, एंडरसन ने खोजा है भैया, 1932 में खोजा था, 1932 में, 1932 में। शुष्क बर्फ, अक्सर परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न, ड्राई आइस किसको कहते हैं, यानी कि सूखी हुई बर्फ। शुष्क का मतलब क्या होता है, सूखी हुई। ड्राई आइस क्या होती है, ठोस अमोनिया होती है, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड होगा या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो क्या होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होगा, जरा बताएं। सारे दोस्तों का उत्तर है गजब सा, देखेंगे वीर भाई, आदित्य, राजवीर, बंगाली भाई हैं, सिद्ध। तुम्हारे कमेंट्स पता नहीं क्यों धुंधले धुंधले दिखते हैं इसमें, वो स्पेलिंग एरर की वजह से होता है, या तो ये तुम ऑप्शन को एक से ज़्यादा लिखते हो, बी 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 ऐसे लिखते हो ना, इस वजह से आता है ये। सिर्फ एक लिखोगे ना, ऐसे आंसर बी है, सिर्फ बी लिख दो कमेंट में, तो कभी धुंधला कमेंट नहीं आएगा। आता कब है, जब बी को ऐसे लिखते हो, बी बी बी, रीजनिंग का प्रश्न कर रहे हो जैसे, बी 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 कई बार है। रीजनिंग को यहाँ मत करो, बोलेंगे जी भैया फटाफट से उत्तर दे, क्या हो जाएगा। एक बार एक कमेंट लिख के देखो, आपको खुद को अपना कमेंट दिखेगा, वाइट है, सिर्फ एक बार लिखें, बी को एक बार, सी एक बार, ये आने लगे ना वाइट सबके, इसलिए तुम लोगों को कमेंट दिखते भी नहीं है। वो जो ज़्यादा बार स्पेलिंग को गलत लिखेगा उसका कमेंट नहीं दिखता है।
तो कई सारे साथियों का उत्तर आया बी 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 बी, कितने सारे गलत हैं। और यही परीक्षा में एक प्रश्न गलत करके आओगे तो सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। सिलेक्शन से बाहर कौन कर देगा? सिर्फ एक प्रश्न, जो मेरिट लगेगी उस मेरिट के नीचे दशमलव के अंकों तक भी बहुत सारे लोग रहेंगे। ये नहीं पूछा उसने पाचन कहाँ से शुरू होता है, उसने पूछा प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन तुम्हारे मुंह में ही पच जाता है क्या? प्रोटीन मुंह में ही पच जाता है? आपके मुख से क्रिया शुरू होती है पाचन की। अगर ये पूछता कि आपका पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो शुरुआत का अंग है जिसको अंतर्ग्रहण कहते हैं, अंदर आपका एक पार्ट होता है उसका, अंतर्ग्रहण शुरुआती क्रिया है। तो क्या बोलेंगे भैया, ये आपका आमाशय में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होगा? आमाशय में होता है, ठीक है। और कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन, जो साथी ट्रिप्सिन एंजाइम इसमें सहायक होता है। क्या बोलेंगे? ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम इसमें, ट्रिप्सिन एंजाइम इसमें क्या होता है? इसमें सहायक होता है, ठीक है। ट्रिप्सिन एंजाइम इसमें सहायक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही जोड़ा है? चिकित्सा की कौन सी शाखा है? जैसे बात करें कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी क्या साथी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र से संबंधित है। आपका गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ये मूल मूत्र से संबंधित है, मूल तंत्र से। यूरोलॉजी क्या पाचन तंत्र से संबंधित है, या न्यूरोलॉजी जो है वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। तो कौन सा ठीक होगा? डी। इसका ठीक होगा डी, तंत्रिका तंत्र का। यूरोलॉजी जो होता है साथी वो मूत्र तंत्र से संबंधित है, ठीक है। गैस्ट्रियोलॉजी जो है साथी ये आपका पेट और आंत से संबंधित है। किससे? पेट और आंत से संबंधित है। और कार्डियोलॉजी आप बताइए किससे है? कार्डियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? जो हृदय को, दिल को ठीक करता है, दिल को ठीक कर दे वही कार्डियोलॉजिस्ट है। जैसे तुम अपने कार्डियोलॉजिस्ट हो। निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है? मतलब रिजर्व बैंक उसको निर्धारित नहीं करता है। देखो मैं एक चीज आपका रिसर्च कर रहा था कि मैंने आपको रिजर्व बैंक से क्या नहीं बताया। मैंने आपको हेडक्वार्टर नहीं बैंक का, जरा बताना रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपको पता होना चाहिए। जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1934 के एक्ट से, तो 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, तो उसका शुरुआती जो हेडक्वार्टर था, जो साथी ना जानते हो वो लिखना कि वो कोलकाता में था 2 वर्षों तक, 1935 से 1937 तक कोलकाता, और 1937 से मुंबई में है। कई साथियों ने लिखा, कुछ तो दिल्ली लिख रहे हैं, कुछ हैदराबाद लिख रहे हैं। अबे तुम बुद्धू हो, जब तुमको नहीं पता होता उत्तर तो कुछ भी लिखना जरूरी है क्या? नॉट श्योर है तो, पक्का नहीं है तो देख लो अभी क्या बताया जाने वाला है, ठीक है। तो पूछ रहा है रिजर्व बैंक, बैंक रेट आपका आरबीआई ही साथी आपका तय करता है। सीआरआर इसका पूरा नाम बताओ? कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, ये हमने कक्षा में ही प्रश्न किया है। कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। और एसएलआर का फुल फॉर्म कितने बताएंगे? स्टेचुअरी लिक्विडिटी, क्या बोलेंगे? स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, क्या बोलेंगे? स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो होता है दोस्त आपका एसएलआर, ये भी तय करता है, लेकिन पीएलआर नहीं करता। अब क्वेश्चन पूछा जाता है बैंकिंग में पीएलआर का अर्थ क्या है? जो बता दे वही है टॉपर ऑफ द क्लास, सबसे पहले जो बता दे। पीएलआर होता है आपका, क्या होता है? प्राइम लैंडिंग रेट, क्या बोलेंगे? प्राइम लैंडिंग रेट, यानी जो उधार का दर है वो कौन तय करेगा? पीएलआर आरबीआई तय नहीं करता। इसको जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, वो अपने ग्राहकों के लिए इसको खुद तय करते हैं कि भाई तुम वहाँ से अगर ब्याज ले रहे हो और कोई लोन ले रहे हो तो उसकी क्या दर होगी। सभी बैंकों की समान थोड़ी होती है, अलग अलग होती है। तो इसको कॉमर्शियल बैंक तय करते हैं, वाणिज्यिक बैंक को द्वारा ये तय किया जाता है। एंट्री पोर्ट व्यापार क्या होता है? एंट्री पोर्ट व्यापार किसको कहते हैं हम? क्या निर्यात व्यापार, हमने अपने देश से जो चीजें एक्सपोर्ट कर दी उसको एंट्री पोर्ट बोलते हैं, या हमने किन चीजों को इंपोर्ट कर दिया, हमने देश से बाहर भेज दिया, ठीक है, उसको एंट्री पोर्ट बोलते हैं, या जो हमने तटों पर व्यापार करा है उसको बोलते हैं। तब भेजने के लिए, किसी और देश में भेजने के लिए हमने मंगाया, अमेरिका से मंगाया और किसी और देश में भेजा उसको, ठीक है, जहाँ से अमेरिका, मान के चलो अमेरिका सप्लाई नहीं करता या बैन है कुछ, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक देश से सीधे नहीं मंगाई जाती, दूसरे देश को मध्यवर्ती बना करके मंगाई जाती है कि पहले वहाँ सप्लाई हो जाए और वहाँ से फिर भेज दिया जाए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एंट्री पोर्ट बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैं आगे से पूछूं साथी, जो इनविजिबल एक्सपोर्ट होता है वो क्या होता है? अदृश्य निर्यात किसको कहते हैं?
निर्यात का मतलब तो भेजना होता है। अदृश्य निर्यात किसको कहते हैं? तो याद रख लेना साथी, जो सर्विसेज का आपका एक्सपोर्ट होता है, सेवाओं का जो निर्यात होता है, आपने किसी के लिए जो सर्विस दी है किसी भी तरह की, वो आपका कैसा होता है? इनविजिबल एक्सपोर्ट होता है। अच्छा मुझे बताओ, आयात निर्यात पर जो कर लगता है वो कौन सा होता है? आयात निर्यात पर कौन सा टैक्स लगता है? आयात निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर कौन सा टैक्स लगता है? तो आप बोलेंगे भैया सीमा शुल्क कर लगता है। क्या लगता है इस पर? सीमा शुल्क लगता है। क्या लगता है? सीमा शुल्क लगता है आपका। निम्नलिखित में से क्या मध्यवर्ती वस्तुओं का एक उदाहरण नहीं है? इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट्स गुड होती हैं, मध्यवर्ती वस्तु उनको कहते हैं जो जो सामान, क्या बोलेंगे, जो क्या बोलेंगे आपका प्रोडक्ट तैयार करने में, कोई भी उत्पाद तैयार करने में प्रयुक्त हों, जो प्रोडक्ट तैयार करने में प्रयुक्त हों, उनको हम बोलते हैं दोस्त आपका क्या? उनको हम इंटरमीडिएट्स गुड बोलते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं। तो कोई भी चीज़ तैयार कर रहे हैं, जैसे हार्ड ड्राइव तैयार कर रहे हैं, हार्ड ड्राइव किस में काम आएगी? कंप्यूटर तैयार करने में, स्टील गेट बनाने में, पेंट गेट को बनाने में। लेकिन औषधि क्या बनाने में तैयार आती है? कुछ भी। ये तो फाइनल गुड है, इसको बोलते हैं अंतिम उत्पाद, जो तैयार हो गया। जैसे मैं बोलूँ आपसे अंतिम उत्पाद, ये फाइनल गुड है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कार क्या बनाने में तैयार होंगी, कार को इंटरमीडिएट बोलेंगे या फाइनल प्रोडक्ट बोलेंगे आपका? इसको इंटरमीडिएट क्या बोलेंगे? इसको इंटरमीडिएट बोलेंगे भैया, इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे, या फिर इसको फाइनल में रखेंगे, फाइनल गुड है ये। तो क्या बोलेंगे? फाइनल प्रोडक्ट है या नहीं है ये? तो आप बोलेंगे भैया ये तो अंतिम उत्पाद है आपका, अंतिम। लेकिन इसे बनाने में जो चीज़ें प्रयोग हुई होंगी, यानी जो कच्चा माल है, वही मध्यवर्ती उत्पाद है। क्या बोलेंगे? कच्चा माल। जैसे लकड़ी क्या बनाने में इस्तेमाल होती है? गेट बनाने में। तो वो क्या हो गई आपका? कुछ उदाहरण लिखिए, एग्जाम्पल। सारे दोस्तों को सोचना है, थोड़ा अपनी बुद्धि को विचार योग्य बनाइए। अगर मैं आपसे पूछूं इसके कुछ एग्जाम्पल लिखिए कच्चे माल के, जैसे मैं बोलूं लकड़ी, गेट, सोफा आदि बनाने में प्रयोग होती है, तो मध्यवर्ती हो गई, मध्यवर्ती हो गई आपका। ठीक है, बोलेंगे जी ऐसे ही देखना चाहूँगा मैं आपसे। अब लकड़ी लिखने लग गए हैं सारे, लकड़ी लिखने लग गए हैं, बहुत बढ़िया जी। जो फाइनल हो, किसी चीज़ को बनाने में इस्तेमाल होता हो। लोहा, तो हमारे तत्व सारे हो सकते हैं। ठीक है, लोहे की जगह हम साथी आपका कोई भी ऐसी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कुछ बनाने में प्रयोग होती हो। पीतल हो सकता है, तांबा हो सकता है, जितने हमारे अलॉयज हैं, मिश्र धातु हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत सारे उदाहरण लिखे। प्लास्टिक आदि, प्लास्टिक आदि, प्लास्टिक बहुत अच्छा उदाहरण है। ऊन, वस्त्र बनाने के लिए ऊन बहुत अच्छा उदाहरण कई साथियों ने लिखा है। ऊन कई साथियों ने लिखा है। कच्चा पदार्थ कई साथियों ने आपका गन्ना लिखा है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। आगे आगे, यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, देखो ये कुछ फुल फॉर्म है, इसको अपनी कॉपी पे लिखो। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीडीपी का तो पूछा ही जाता है, जीएनपी पूछ लेगा तो भी कर पाएंगे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से, जीएनपी में से पूछ रहा है क्या? अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से हमने डेप्रिसिएशन को घटा दिया, यानी कि मूल्य ह्रास को घटा दिया, किसको? मूल्य में जो साथी कमी हुई है उसको घटा दिया है, तो हम क्या प्राप्त करेंगे? तो क्या हम उससे जीडीपी प्राप्त करेंगे, या जीडीपी आपका, या फिर हम उससे एनएनपी प्राप्त करेंगे? तो एनएनपी होता है। क्या प्राप्त करते हैं? तो फॉर्मूला कई बार पूछा जाता है, क्या फॉर्मूला बनेगा? एनएनपी प्लस डेप्रीशिएशन, एनएनपी प्लस डेप्रीशिएशन बराबर होता है आपका जीएनपी। या मैं बोलूँ एनएनपी बराबर क्या होता है आपका? जीएनपी में से इस डेप्रीसिएशन को, मूल्य ह्रास को माइनस कर दो, मूल्य ह्रास को घटा दो, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। और इसका फुल फॉर्म अपनी कॉपी में लिखो। एनएनपी का क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है और नेट नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? कितने दोस्त बता सकते हैं? जीडीपी का, भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर नया भारतीय रुपया प्रतीक किस वर्ष अपनाया गया था? नया भारतीय रुपया प्रतीक, तो क्या बोलेंगे भैया? वो आपका कब अपनाया गया था? पहले बनाया किसने? डी उदय कुमार ने। क्या बोलेंगे? वो डी उदय कुमार ने। किसने बोला बनाया था? डी उदय कुमार। जो कहाँ के छात्र से? आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट थे। आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट थे। दो भाषाओं में इन्होंने साथी, एक तो हिंदी की देवनागरी और अंग्रेजी का जो साथी रोमन है, रोमन का मतलब आर को, देवनागरी को मिला के क्या बना दिया था इन्होंने? जैसे देवनागरी में रुपया होता है और अंग्रेजी में होता रोमन, तो इन्होंने क्या मिला दिया? दोनों को ही मिला के ऐसे ये ले लिया और इसका आर का बीच का, तो ऐसे बना दिया आर
और साथ ही इधर वाला रे भी दिख गया, दोनों दिख रहे हैं ना। तो ये क्या है, ये बनाया था आपका, अपनाया कब है, प्रश्न ये है। तो इसको अपनाया गया है 2010 में। कब अपनाया गया है, 2010 में। इसको बोलते इंडियन, आपका इंडियन रुपी है, इंडियन रुपी है। अगर हम नोट की बात करते हैं साथी, जैसे भारतीय नोट है, नोट पर कितनी भाषा लिखी होती है टोटल, नोट पर भाषा पूछी जाती है, नोट पर कुल कितनी लैंग्वेज होती है। भैया हमारा कोई भी नोट है उस पर हमेशा 17 भाषा होंगी। एक हिंदी होती है, एक अंग्रेजी होती है, 15 अन्य भाषाएं होती हैं। लेकिन कई बार पूछ लेता पैनल में कितनी भाषाएं होती है। आप कभी नोट पीछे की साइड से देखेंगे तो एक ऐसे बॉक्स बना होगा, उसमें रुपए ऐसे लिखा होता अन्य भाषाओं में। तो पैनल पर कितनी भाषाएं होती हैं, तो पैनल पर 15 भाषा होती है। क्या बोलेंगे, पैनल पर 15 भाषा होती हैं। सारे मैंने आपसे कहा था कि नोटों पे जो भैया होते हैं, आपका नोटों पे जो चिन्ह है वो आपको याद है, थम्स अप करें। अब आते हैं नोटों की माप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस नोट की मेजरमेंट कितना है। जैसे 10 रुपए के नोट पर आप मुझे बताओ किसका चिन्ह है, आप बोलेंगे भैया कोणार्क का, फटाफट से बताएंगे कोणार्क का। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 123 mm है, और चौड़ाई की बात करते हैं तो 66 mm है। आपसे पूछ लेता सभी नोट की जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो 66 mm होती है सारे नोटों की चौड़ाई, यानी 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, 6.6 सेंटीमीटर होती है हर नोट की चौड़ाई। ये आपको पता होना चाहिए। 20 रुपए के नोट पर बताइए साथी क्या होता है आपका, 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं। इसका मेजरमेंट बात करें तो 6 बढ़ जाता है, 129 mm गुणा आपका 66 mm हो जाता है। क्या, सॉरी 66 बता रहा हूँ, 63 mm हो जाता है, सॉरी रियली सॉरी, 63 mm होगा दोस्त, 63 mm होता है। कितना होता है, 63 mm, 6.3 सेंटीमीटर होता है, रियली सॉरी। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे फिर 50 रुपए के नोट पर किसका साइन है, वो हम्पी का है, हम्पी। ये भी 6 बढ़ जाता है, 135 mm गुणा गुणा आपका 63 mm होता है। कितना होता है, 63 mm होता है। ये क्या होगा आपका, कहाँ तक होता है, रियली सॉरी मुझे इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। 63 दो का 63 होगा, दो का सिर्फ 66 होगा। भाई एक बात सुनेंगे, 66 mm, ये यहाँ से मुझे रिकॉल हो रहा था, 66 mm होगा। दो नोट जो होते हैं, अगर आपसे पूछे 10 रुपए के नोट की चौड़ाई कितनी है तो 6.3 सेंटीमीटर होगी। आपसे पूछे 20 रुपए के नोट की चौड़ाई कितनी है, 6.3, बाकी आते हैं आपका 6.6 में। ठीक है, ये 6 बढ़ाते हैं इसको। फिर आता है 100 रुपए के नोट पर किसका साइन है, वो रानी की वाव का है। किसका, रानी की वाव का, जो कि आपका 142 mm से लेकर के, और चौड़ाई कितनी होती है उसकी, फिर सबकी 66 होती है। फिर आता है आपका 200 रुपए का नोट, जिस पर क्या है आपका सांची का स्तूप है, और इसकी अगर लंबाई की बात करते हैं 146 mm और 66 mm इसकी चौड़ाई होती है। जैसे फिर आता है 500 का नोट, आपका साथी क्या बोलेंगे, उस पर क्या है, लाल किला है। 500 के नोट पर क्या है, लाल किला, और उसका मेजरमेंट कितना है, 150 गुणा 66 mm है, 150 गुणा 66 mm है। तो ये क्या है, नोट की साथी आपकी लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है, ये भी पूछ ली जाती है। जीडीपी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म बताएंगे। जीडीपी क्या होता है, सकल विकास उत्पाद होता है, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोडक्ट होता है, या ग्रॉस डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, या सकल घरेलू उत्पाद होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो क्या बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। जीडीपी का फॉर्मूला कितने दोस्त बता सकते हैं, जीडीपी बराबर होता है भैया C+I+G+X-M होता है। ये फॉर्मूला कई बार हिंदी में भी लिख के पूछा जाता है। एक परिभाषा पूछी जाती है, मैंने राष्ट्रीय आय की आपको एक परिभाषा बताई थी कि क्या बोलेंगे, एक वर्ष के अंदर देश में उत्पादित सभी सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो एक वर्ष के अंदर उत्पादित सेवाएं क्या हो गई, वो जीडीपी है। तो उत्पादित सेवा जो है साथी वो जीडीपी, और साथ ही उत्पादित सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है वो राष्ट्रीय आय है, वो राष्ट्रीय आय है। तो सी से क्या बनेगा जरा बताएंगे, सी से बनता है भैया कंजप्शन। कंजप्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, कंजप्शन को हिंदी में बोलते हैं हम, अगर बात करें निजी उपभोग, निजी उपभोग, वो निजी उपभोग होता है, या इसको हम खपत भी कह सकते हैं। I4 होता है साथी इन्वेस्टमेंट, क्या होता है, I4 होता है इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितना भी निजी निवेश है देश के अंदर, जो भी निवेश है I4 इन्वेस्टमेंट होता है। G4 साथी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होते हैं, यानी कि G4 होता है गवर्नमेंट, यानी कि सरकारी जो भी निवेश या खर्चा होगा, सरकारी निवेश या खर्चा होगा, क्या बोलेंगे, GOVERNMENT।
और x माइनस n क्या है? x होता है एक्सपोर्ट होता है, और m होता है आपका इंपोर्ट। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटा दो तो क्या निकलता है? जीडीपी निकलता है। क्या निकलता है? क्या बोलेंगे जी? जीडीपी निकलता है। आगे आएंगे। फीफा का मुख्यालय स्थित है। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? भैया आपकी राइटिंग समझ में नहीं आती है दोस्त, फिर आपको मेरा बोलना तो समझ में आता होगा और लिखना तुम जानते ही होगे। मम्मी पापा ने कितने दिन तक भेजे थे स्कूल? तो सुन तो सकते हो। बोलेंगे भी फटाफट से बोलेंगे। भैया जी आपने आर्टिकल 105 शायद गलत बताया है। आर्टिकल 105 क्या? आर्टिकल 105 कहाँ बताया था हमने? 88, 10, 98 और 17। अच्छा, आर्टिकल 105 समझ गया मैं। कैग के बारे में जो बताया, आर्टिकल 76 में मैंने बताया कि वहाँ क्या नहीं, सॉरी, आपका महान्यायवादी आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 88 में वो संविधान के साथ ही क्या बोलेंगे, बैठकों में भाग ले सकता लेकिन वोट का अधिकार नहीं। 105 में उसकी शक्तियाँ और कार्य बताए गए हैं। एकदम से ठीक है, कार्य बताए गए हैं उसके 105 में, शक्तियाँ और कार्य। एकदम से ठीक है साथी। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लंदन, दुबई, ज्यूरिख या फिर केपटाउन में है? तो क्या बोलेंगे भैया? फीफा जो है किसके लिए संस्था है? फुटबॉल के लिए, फुटबॉल के लिए। लंदन में है टेनिस का, किसका बोलेंगे? टेनिस महासंघ का, अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? टेनिस महासंघ है दोस्त आपका कहाँ पर? लंदन में। दुबई में पूछे आईसीसी का मुख्यालय है, किसका? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय है आईसीसी का। किसका? आईसीसी का मुख्यालय है। मुझे बताओ दोस्त, आईसीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आईसीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आप बोलेंगे भैया आईसीसी और बीसीसीआई दोनों ही हमको पता होने चाहिए। बीसीसीआई जो कि मुंबई में है, इसकी स्थापना तो हुई 1928 में। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? मुंबई में। और दुबई में है आपका साथी किसका? आईसीसी का। और आईसीसी कब हुई थी स्थापना? 1909। कई साथियों ने लिखा होगा पक्का। 1975 लिख रहे हैं कुछ तो 1909 वाले जो भी साथी हैं उन्होंने ठीक लिखा है। बहुत शाबाश, बहुत शानदार। कैपटाउन नहीं, मुझे बताओ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? ये 3 मुख्यालय भी बड़े पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है, जो साथी 23 जून 1894 को बनी थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वो लुसाने में है। कहाँ पर है? लुसाने। लुसाने पड़ता है दोस्त आपका स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या बताई? ऐसे ही दूसरा मुख्यालय पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ। क्या बोलेगा? अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ कहाँ पर है? तो आप बोलेंगे भैया वो लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में है, लुसाने में है। आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी हॉकी फेडरेशन कहाँ पर है दोस्त? हॉकी फेडरेशन कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है दोस्त, मैं आपके रिवीजन के मेथड पर हूँ कि मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें रिवाइज करा दूँ, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी लिखना चाहता हूँ और हो सकता है कि समझ में नहीं आता हो, तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, है ना। वैसे मैं थोड़ा साफ लिख सकता हूँ, है ना, लेकिन उसमें फिर बहुत समय लगेगा कि सजा के मैं उसको लिखूँ, उसका कोई अर्थ नहीं है। फिर मैं उतारने लग जाऊँगा सब कुछ तुम्हारे लिए धीरे धीरे धीरे। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? चंद्रयान 3 हुआ हमारा, तीनों मिशन बहुत महत्वपूर्ण है, चंद्रयान 1 भी, चंद्रयान 2 भी, चंद्रयान 3 भी। इनकी लॉन्चिंग डेट पूछी जाएगी आपसे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो आप बोलेंगे भैया विक्रम उसका लैंडर था, ठीक है, उसको लैंड कराने के लिए। रोवर क्या था? उसका प्रज्ञान था, उसको करेक्ट करने के लिए रोवर था, ठीक है। मुझे बताना भारत का जो मिशन चंद्रयान 1 हुआ वो कब हुआ था? चंद्रयान 1 मिशन हुआ था हमारा 22 अक्टूबर को। क्या बोलेंगे? 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था। चंद्रयान 2 की बात करें साथी आपसे, चंद्रयान 2 कब हुआ था? और चंद्रयान 3 तो अभी हुआ, तो आपको पता ही होगा, उसकी डेट आप बताएंगे। 22 जुलाई 2019 को। और चंद्रयान साथी 3 की अगर हम बात करते हैं, ये हुआ था हमारा 14 जुलाई 2023 को। जिसके साथी डायरेक्टर कौन थे? इसके डायरेक्टर कौन थे चंद्रयान 3 के? ये थे पी वीरा मुथुवेल। पी वीरा मुथुवेल थे। कौन थे? पी वीरा मुथुवेल थे, ये आपको पता होना चाहिए। पी वीरा मुथुवेल थे। अच्छा, अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पर आपका, जैसे चंद्रयान 3 हो गया, तो कौन से पोल पर हमने चंद्रमा के पर मिशन आपका जो चंद्रयान था हमारा उसको भेजा था? कौन से पोल पर भेजा था? तो भारत एकमात्र देश बन गया था किस पर? दक्षिणी पोल पर भेजने वाला। किस पर? दक्षिणी पोल पर भेजने वाला एकमात्र क्या बन गया था साथी आपका? बोलेंगे भी फटाफट से। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है?
परवूर झील है, क्रेटल झील है, लेगून झील है, या फिर हिमानी झील है? बोलेंगे भैया, या फिर हिमानी झील है। भैया बोलेंगे विनेश फोगाट को क्यों बाहर कर दिया? दोस्त ओलंपिक स्टैंडर्ड्स है वहाँ पर, मैंने देखा बहुत सारे लोग उसमें बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होता यार, ओलंपिक में ऐसा थोड़ी होता कोई देश का किसी का प्रतिनिधित्व ये बोल दे। मैंने देखा बहुत सारे लोग उसमें लिख रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है रेसलर्स के पक्ष में नहीं थी, है ना, और सरकार पक्ष में नहीं थी, तो ये पक्का मोदी जी ने कर दिया। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मोदी का काम है, मोदी ने ये किया है, ठीक है। कई सारे लोग कुछ बोल रहे थे, दरअसल में साथी स्टैंडर्ड्स होते ही हैं वो, है ना। मेरी अपनी राय तो ये है कि इस तरह नहीं होता होगा। ऐसा तो संभव नहीं है कि भाई किसी देश के कोई व्यक्ति अगर ऐसे चाहें कि भाई ये इनको तुम बाहर कर दो ऐसे, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है। इतनी भावनाएं तो सब में होती हैं यार, देश के प्रतिनिधित्व के लिए कोई व्यक्ति आगे जा रहा है और ऐसी सोच कोई नहीं रख सकता, ठीक है, और ऐसा संभव नहीं है। तो उतना तो विकसित तुमको भी होना पड़ेगा। उम्मीद करूंगा तुम उतने विकसित, उतनी समझ तुम्हारी है। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है? लोनार झील भैया एक क्षुद्र ग्रह आकर के पृथ्वी से टकराया, क्रेटर एक गड्ढा हो गया। क्रेटर गड्ढे से निर्मित जितनी भी झीलें हैं, जैसे लेगून झील कौन सी है? ये चिल्का झील है। चिल्का झील, चिल्का झील किस राज्य में है भैया? उड़ीसा में है। मुझे बताओ जो लोनार झील है ये कहाँ पर है? तो लोनार झील साथी महाराष्ट्र में है। कैसे बनी थी? एक उल्का पिंड, एक एस्टेरॉइड टकरा गया था, उल्का पिंड के टकराव से ये बनी थी। उल्का पिंड के टकराव से ये बनी थी। पूछा जाता है लोनार झील का जो लाल रंग है उसकी विशेषता क्या है? लाल रंग होने का क्या कारण है? तो उसमें साथी एक सवाल है, हालो अर्चिया सवाल। क्या? हालो अर्चिया सवाल है, और हालो अर्चिया सवाल के कारण वो क्या है? उसका लाल रंग है, ठीक है। मुझे बताओ, जैसे अगर मैं बात करता हूँ पुलिकट झील जो है वो आपकी, ये भी एक लैगून झील है। पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? पुलिकट झील भी एक लैगून झील है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। अब एक झील पूछी गई थी आपका रीट के एग्जाम में कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लोगो में कौन सी झील है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लोगो में, स्टेट बैंक भारत का साथी सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। एसबीआई बैंक के लोगो में कौन सी झील है? बैंक के लोगो में जो साइन है उसमें जो झील है वो है साथी आपका कांकरिया झील। तो मुझे बताओ कांकरिया झील कहाँ पर स्थित है? तो कांकरिया झील है भैया आपकी कहाँ की? ये अहमदाबाद की है। क्या बोलेंगे? अहमदाबाद की झील है। कहाँ की है? अहमदाबाद की झील है। किसकी है? अहमदाबाद की झील है। कहाँ की है? अहमदाबाद की झील है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में नहीं जी। आगे आएंगे, नेक्स्ट है, सॉरी, अहमदाबाद की झील है। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार किसने किया था? बोलेंगे भी फटाफट से। तुम किसी के थॉट प्रोसेस में मत आया करो। कोई तुमसे कुछ बोल दे, तुम उसी को फिर मान के भाग लेते हो। किसी ने कुछ बोल दिया, अब बड़ा ट्रोल कर रहे हैं लोग। तुमने देखा किसी ने ध्रुव राठी ने कुछ कह दिया, लोगों ने पकड़ लिया उसको कि भाई तू तो अभी बता रहा था कि बांग्लादेश का हैप्पी इंडेक्स बहुत बढ़िया है, तो सब लोगों को बता रहा था बांग्लादेश में नेशनल कैसे बिल्ड किया जाता है, इसके ऊपर बहुत सारी स्पीच दी थी। अब लोग पकड़ रहे हैं उसको, लोग बोल रहे हैं कि भाई बांग्लादेश में ये क्या हो गया, है ना। तुम तो बहुत अच्छा बता रहे थे, सब कुछ बहुत बेहतरीन था, सब शानदार था, है ना। तो तुमको भागना नहीं है कोई और के पीछे, अपना खुद का थोड़ा सा यार इंट्यूशन डेवलप करो। तुम सबको अंदर, तुम्हारे माता पिता ने या हम सबको पैदा इसलिए नहीं किया कि हम किसी और की बुद्धि या किसी और के कथन के पीछे भाग लें। हमको इंट्यूशन इस बात के लिए दिया है कि हम अपनी आंतरिक समझ को विकसित करें और चीज़ों को समझें कि ऐसा सच में है या नहीं है। तो उतने डेवलप खुद को करो, नहीं तो फिर उस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। किसी की, उसको बोलते हैं, किसी के क्या बोलते हैं उसको, किसी की पूंछ पकड़ के उसके पीछे भागना, तो वो मत अपनाओ। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? टिक बर्नर्स ली ने, मार्टिन कूपर ने, आर सैमुअल टॉमिल्सन ने, या फिर चार्ल्स बेबेज ने किया था? टिम बर्नर्स ली को जाना जाता है WWW का आविष्कारक। WWW का आविष्कारक है साथी, WWW का फुल फॉर्म बताइए। WWW का आविष्कार किया तो WWW है आपका, क्या बोलेंगे भैया? वो है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या बोलेंगे? वर्ल्ड वाइड वेब। पूरी दुनिया आज इसी जाल में फंसी हुई है। वेब माने मकड़ी का जाल, पूरी दुनिया इंटरनेट के जाल में है आज। मार्टिन कूपर है क्या? सैमुअल टॉमिल्सन है।
बेबेज को तो सब लोग जानते होंगे, कंप्यूटर के जनक है। टॉमिल्सन जो है साथी, इसको साथी हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, टॉमिल्सन ने बनाया इसको 1975 के आसपास। लेकिन कौन भारतीय है जिसको ईमेल का जनक, शुरुआती जनक माना जाता है? तो किस भारतीय को श्रेय दिया जाता है, पूरी दुनिया देती है? तो भारतीय थे साथी जिन्होंने सबसे पहले इसको आपका डेवलप किया था, शिवा अय्यदुरई। क्या बोलेंगे? शिवा अय्यदुरई थे जिनको माना जाता है, ठीक है। और साथ में याद रख लेना, इसके लिए जो जीमेल बनी, गूगल का जो मेल है वो 2004 से शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था? 2004 से शुरू हुआ था, 2004 से शुरू हुआ था। माउंट एवरेस्ट को 2 बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली महिला पर्वतारोही कौन है, जो 2 बार उसको फतेह कर गई? 2 बार फतेह कर गई। मैं आपसे पूछूंगा पहले पुरुष कौन है? पहले पुरुष कौन है? इसको साथी बहुत चुनिंदा बच्चे, अपने पुराने छात्र कुछ दोस्त रहे होंगे तो वो बता सकते हैं। संतोष यादव, सुनीता शर्मा, मल्लेश्वरी, ममता खराब। बहुत दिन पहले ये प्रश्न मैंने आपको बताया था, तो आप बोलेंगे संतोष यादव है। प्रश्न बताया था पहले पुरुष कौन है, ये बता दो पहले पुरुष कौन है। फटाफट से नाम आना चाहिए सारे दोस्तों की तरफ से। पहली महिला कौन है जो 1984 में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे तब इन्होंने फतेह किया था? भैया बछेंद्री पाल थी। बछेंद्री पाल थी। आपसे पूछे पहली दिव्यांग कौन है, आपसे पूछेगा भैया तो हम कहेंगे कौन है जी? अरुणिमा सिन्हा है। इस खेल को खेलती थी अरुणिमा सिन्हा। ये हौसले का प्रतीक है हमारे देश में, ठीक है, हौसले का प्रतीक है ये। वॉलीबॉल की प्लेयर थी, किसकी? वॉलीबॉल की प्लेयर थी। और इस हौसले का ये प्रतीक है कि ये उस समाज के मुंह पे तमाचा मारने वाली लड़कियों में से एक है, जो समाज उस तरह की सोच रखता है कि भैया लड़कियां तो घर में क्या करेंगी? चूल्हा चौका करेंगी। लड़कियां हैं तो अपने पति को हैप्पीनेस में रखेंगी, बस अपने पति को खुश रखेंगी और कुछ नहीं कर सकती। फिर वो तमाम तरह की साजिशें उस पर करते हैं। वो कमजोर पुरुष वर्ग जो है, मतलब जो खुद को ये सोचता है कि वी आर द लीडर्स, तो ये लड़की मतलब ट्रेन से गिर गई, दोनों पैर कट हो गए और बड़े शानदार स्टेटमेंट आया इनका। इन्होंने फतेह कर लिया माउंट एवरेस्ट को, और माउंट एवरेस्ट की चोटी पे जाके ये कहती हैं कि बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, अगर मेरा जन्म दोबारा मिले मुझे तो इसी तरह फतेह करने के लिए मिले। उस तरह का शीर्षक इन्होंने अपनी किताब को दिया और इनकी पुस्तक का नाम है बॉर्न अगेन द माउंटेन। और लड़कियों तुम पढ़ना सेलेक्ट होने के बाद में, ठीक है। तो पहले पुरुष जो है वो 1965 में चढ़े, क्या नाम है बताएंगे? अवतार सिंह चीमा, बीएसएफ में थे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में। अवतार सिंह चीमा। ये मत लिख लेना एडमंड हिलेरी, वो न्यूजीलैंड के हैं। तेंजिंग नोरगे लिखोगे वो नेपाल के, वो भारतीय नहीं है, ठीक है। क्या बोलेंगे? WW क्या हो गया? वर्ल्ड वाइड वेव। अरे वो होता गया यार, उसको क्यों लिख रहे हो? अच्छा आप लेट जुड़े होंगे। अवतार सिंह चीमा, कई साथियों ने लिखा अवतार सिंह चीमा, बहुत शानदार। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो ब्रिक्स है, उस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रिक्स बैंक का बताएंगे। संघाई में है, नई दिल्ली में है, ब्राजीलिया में है, मॉस्को में है। और जितने भी लड़के तुम मेरी बात सुन रहे हो ना, आप प्लीज उस मानसिकता का शिकार मत होना, थोपी हुई मानसिकता के, कि किसी ने कुछ कहा है, ठीक है। इसी को बोलते पूर्वाग्रह, कि तुमको किसी ने कुछ बताया, और नहीं जब तुम छोटे से थे तो तुमको कुछ नहीं पता था, तुमको किसी ने बताया ये पोटी है, इसमें खेलते नहीं है। पहले तो शायद तुम खा भी जाते होगे जब छोटे से थे। तो बड़े होके बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में, आपकी खुद की विकसित की हुई चीज़ें नहीं, आपके दिमाग में बिठाई हुई चीज़ें हैं। ये सोसाइटी है, समाज ये कहता है, लड़कियों का ये काम है, लड़कों का ये काम है, ऐसे रहना है, वैसे रहना है। तो ये कहाँ से आया? आपके पूर्वाग्रह से आया। और पूर्वाग्रह से जो आया उनको कहाँ से आया? उनके पिछले से। समय बदल चुका है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें से सही हैं। ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ें गलत है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सही नहीं हैं। तो उन पर प्रश्न चिन्ह लगाया करो, और प्रश्न चिन्ह लगा के पूछा करो कि ऐसा क्यों, तभी चेतना तुम्हारे अंदर आएगी। नहीं तो फिर तो दुनिया आई है और दुनिया गई है। तो थोड़े से चिंतनशील बनो, थोड़ा सा चिंतन किया करो कि भाई ये क्यों है, वाय। जब ये वाय लगाना सीख जाओगे चीज़ों के ऊपर, तो कस्टम्स, रीति रिवाज, ये सब समझ में आएगा। ये कुछ के तो वैज्ञानिक कारण हैं, बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन कुछ बेवजह हैं, एवं ही हैं। तो मैं तुम लड़कों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके घर में भी हैं, दुनिया, आपका गांव क्या कहता है, मोहल्ला क्या कहता है, शहर क्या कहता है, उससे मतलब नहीं रखना है। अपनी बहनों को कामयाब बनाना है। और कामयाब बनाने का मतलब यही नहीं है कि
आप उनको ये बोले कि भैया तुम घर बैठ के, बहुत सारे तो ये कह रहे हैं ठीक है तेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, घर बैठ के तैयारी कर ले, किसी को पता नहीं चले। आप उनके साथ स्टैंड लो, कंधे से कंधा मिलाओ, इस दुनिया इस समाज को इग्नोर करके अपनी बहन के साथ आप खड़े हो। आपकी वाइफ है, पढ़ना चाहती है, उसको पढ़ाओ, नहीं पढ़ना चाहती, कुछ और करना चाहती हो, तो उसके लिए उनको मोरल सपोर्ट दीजिए, उनको आगे उनको भेजिए, ताकि वो तरक्की करें और कल स्थापित करें खुद को फ्रीडम के साथ में, क्योंकि वो तुमको भी मिला है तो सबके हिस्से में आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए थम्स अप करें जी भैया, हम ऐसा करते हैं। जो नहीं करते हैं उनसे बात है, ये नहीं कहना कि जी मैं ऐसा करता हूँ, तो अच्छी बात है, फिर सैल्यूट आपको, आप उस तरह के माइंडसेट को रखते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन जो ब्रिक्स है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? वो साथी आपका संघाई में है। ब्रिक्स में साथी कौन कौन से देश आते हैं बोलेंगे? ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं भैया? आपका ब्राज़ील आता है, ब्राज़ील आता है, रूस आता है, I4 अपना प्यारा देश भारत आता है, ठीक है, फिर चाइना आता है, चाइना आता है, और फिर आता है आपका कौन? साउथ अफ्रीका। कौन आता है? साउथ अफ्रीका आता है। ब्राज़ील, और इन सब की मुद्रा बताइए। ब्राज़ील की मुद्रा का क्या नाम है भैया? आपका बोलेंगे भैया ब्राज़ील की मुद्रा का क्या नाम है? रियाल है। क्या है? रियाल है। और रूस की मुद्रा कौन सी है? वो रूबल है। इंडिया की मुद्रा क्या है? वो रुपया है। चाइना की मुद्रा क्या है? वो रमिनबी है। क्या है? रमिनबी है आपका। और साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? वो रैंड है। इन सब की करेंसी किससे शुरू हो रही है? आर 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 आर। इसीलिए इन कंट्रीज़ को हम R5 भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि इन सब की करेंसी R लेटर से शुरू होती है, इसीलिए इसको R5 बोलते हैं। मुझे बताओ ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की साथी स्थापना कब हुई थी? इसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया? तो ब्रिक्स की स्थापना हुई साथी आपका 2009 में। क्या बोलोगे? और साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा, साउथ अफ्रीका जुड़ा था इसमें 2010 में। इन सब ने अपना एक बैंक बनाया, उस बैंक का क्या नाम है? बैंक है इनका NDB। तो पूछा जाता है NDB बैंक कौन से संगठन का बैंक है? उसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। कब बना था? 2014 में बना था भैया। SSC ने तो कई बार पूछा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक कब बना था? NDB 2014 में बना, 2014 में ये बना था, 15 जुलाई 2014 को। अभी मुझे बताओ ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ 2024 में, वो कहाँ पर हुआ? ब्रिक्स का सम्मेलन जो 2024 में हुआ, वो भैया जी रूस में हुआ है। कहाँ पर हुआ है भाई साहब? रूस में हुआ है। कहाँ पर? रूस में। देखो ध्यान से, तो ये क्रम से होता है। ये दरअसल में होना कहाँ पर था? ब्राज़ील ने इसके लिए मना कर दिया, तो अब रूस में होगा। अगले साल याद करने की जरूरत नहीं, इंडिया, फिर चाइना, साउथ अफ्रीका। कोई और देश मना करेगा तो उसको कैंसिल करके अगले को दे देते हैं, उससे अगले को दे देते हैं। ठीक है, आगे आएंगे। दिल्ली के लाल किला को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? लाल किला को, यूनेस्को में कुल कितनी साइट है? यूनेस्को में कुल कितनी साइट है? सारे दोस्त बोलेंगे सारे दोस्त बोलेंगे भैया यूनेस्को में कितनी साइट है? बहुत बढ़िया आंसर आना चाहिए। 2007, 2008, 2009, 2010। क्या बोलेंगे? 2007 में, 2007 में। ठीक है, ये याद रख लेना। कोणार्क को कब शामिल किया गया था, जो 10 रुपए के नोट पर है? कोणार्क भैया जी 1984 में, 1984 में। हम्पी खजुराहो, हम्पी खजुराहो को, और फतेहपुर सीकरी जो है यूपी का, आपके लिए फतेहपुर सीकरी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फतेहपुर सीकरी ये कब शामिल किए गए थे? ये भैया जी 1986 में, 1986 में शामिल किए गए, 1986 में शामिल किए गए थे। हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार को कब शामिल किया गया? हुमायूं का मकबरा, जो पहला उद्यान मकबरा मैंने आपको बताया था, और कुतुब मीनार, ये कब शामिल किए गए थे? कुतुब मीनार ये 1993 में शामिल किए गए, 1993 में ये शामिल किए गए थे। ठीक है, एक पूछी जाती हैं, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? बोलो, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में हैं, और ये कब शामिल हुई थी? 2003 में। 100 रुपये के नोट पर जो रानी की वाव है, उसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? रानी की वाव भैया गुजरात में है, और उसको शामिल किया गया था 2014 में। रामाप्पा टेम्पल जो भगवान शिव के लिए है, रामाप्पा मंदिर कहाँ पर है? तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तेलंगाना में है। इसको शामिल किया गया था 2021 में। 2023 में दो यूनेस्को की साइट कौन कौन सी बनी थी? 2023 में बनी थी आपका 41वीं और 42वीं साइट। 41वीं बनी थी पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन, कौन सा? रविंद्रनाथ टैगोर जी वाला शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल। और 42वीं साइट बनी थी होयसल। क्या बोलेंगे? होयसल के मंदिर। क्या? होयसल के मंदिर बने थे,
होयसल के मंदिर बने थे, ठीक है, जिसमें आपका हलोबिड के टेम्पल भी हैं, हलोबिड के टेम्पल भी हैं, सोमनाथपुरा के टेम्पल भी हैं, किसके, सोमनाथपुरा, सोमनाथपुरा के टेम्पल भी हैं, और बेलूड के टेम्पल भी हैं, बेलूड के टेम्पल भी हैं, ठीक है, बेलूड के टेम्पल भी हैं। अभी वर्तमान में कितनी 43 साइट है, 43वीं मैं आपको बता चुका हूँ, वो मोदियम्स बनी है। 43वीं साइट किस राज्य में है ये आप मुझे बताएं। 43वीं जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो साथी आपका धरोहर बनी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है, किस राज्य में भैया, असम में है। क्या बोलेंगे भैया, असम में है। भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु। क्या बोलेंगे, पहला केंद्रीय पुलिस विद्यालय वो उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ था, और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर साथी, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, जहाँ से आपकी कक्षाएं चलती हैं, ग्रेटर नोएडा में। मुझे बताओ राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर है, नेशनल पुलिस अकेडमी, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर है, वो हैदराबाद में है। कहाँ पर है साथी, क्या बोलेंगे भैया जी, वो हैदराबाद में। मैं आपसे पूछूं भारतीय सैन्य अकादमी, ये मैंने आपको बताया था, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, IMA जिसको बोलते हैं, IMA, ये कहाँ पर है, क्या बोलेंगे, ये भैया जी आपका देहरादून में, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में, इसीलिए मिलिट्री के स्कूल और बच्चे वहाँ ज़्यादा भागते हैं पढ़ने के लिए। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज, सच्चाई क्या है वहाँ के कॉलेजों की, कभी पता है तुमको, आपके यहाँ से कोई गया है देहरादून पढ़ने, कॉलेज राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज कहाँ पर है आपका, वो देहरादून में है। कहाँ पर है, देहरादून में। बड़े बेहतरीन कॉलेज बनाते हैं वो, एक बार कोई चला जाए अंदर तो उसको पता चले कि लड़का ऑफिसर ही बन के निकलेगा। बेहतरीन स्कूल एकदम शानदार, तो वो भी खड़ी हुई हैं अंदर, हेलीकॉप्टर भी लगे हुए हैं। तो उधर इंडियन मिलिट्री एकेडमी की वजह से बहुत स्कोप है कि भाई यहाँ पर देहरादून में वो भी है, तो वहाँ बहुत सारे चलते हैं। मेरे एक बड़े करीबी आदमी थे, करीबी आदमी क्या थे मतलब, उन्होंने मुझे बताया वहाँ की सच्चाई। तो कोई बदलती तो है नहीं चीज़ें, उस सच्चाई का विवरण मैं आपके सामने करूँ तो ऐसा तो है नहीं चीज़ें बदल जाएंगी, कुछ नहीं बदलता और सब ऐसे ही चलता रहता है। तो बड़ी चमक धमक से बहुत बार चीज़ें की जाती हैं। आगे यूनेस्को का क्या मतलब है, यूनेस्को का मतलब ही नहीं पता तुमको तो रिसर्च करो। यूनेस्को होता है यूनाइटेड नेशंस फॉर एजुकेशनल, एजुकेशनल का मतलब होता है शिक्षा, एस फॉर साइंटिफिक यानी कि जो आपका विज्ञान से जुड़ी हुई है, और आपका उसमें सी का जो मतलब है वो है कल्चरल, यानी पूरी दुनिया में कल्चरल मतलब जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं उनके महत्व के लिए यूनेस्को काम करता है। बच्चों आपको कुछ नहीं पता, उसको जीवन दिन में कुछ सोचा और कुछ पता नहीं है, जैसे यूनेस्को नहीं पता है। तो आज आज आप इंटरनेट के युग में हैं, इसके बारे में रिसर्च कीजिए, आपको रिसर्च करनी होगी। मैं तुम्हें बताऊं, मैं इतना जिज्ञासु होता था कि जब मैंने पूरा कॉलेज मेरा साइकिल से हुआ, इंजीनियरिंग 2010 से 14, तो उस दौर में मतलब पहले तो स्कूल में थे तो उतनी चेतना नहीं थी, कॉलेज में आए तो मतलब ऐसा लगा कि अपने आसपास की सारी चीज़ें जाननी है। तो जो कुछ भी रोड पे दिखा, रास्ते में दिखा, ठीक है ना, उस सब को हमने अपने साइकिल पे चलते हुए रिलायंस के फ़ोन में कीपैड में लिखा है, टाइप करा है कि इसके बारे में जानना है, और अगले दिन कॉलेज जाके कंप्यूटर खोल के लेक्चर वेक्चर तो जैसे करे वैसे ठीक है, फिर उसको जा कर के खोजा, तो खोजोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, ख्याल रखना है अपना बहुत सारा, और हमारे देश का स्वाभिमान हमारे खिलाड़ी बढ़ा रहे हैं, उन सब के लिए प्रे कीजिए कि वो स्वाभिमान बढ़ाएं और हम कुछ इस बार और पिछली बार से बेहतर करें। तो ये उनके लिए प्रे कीजिए, और ख्याल रखिए कि वो मेहनत करके जैसे अपना नाम रोशन करें, उसी तरह की मेहनत करके आप भी अपने परिवार का नाम रोशन करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस टाइम फोकस रखिए अपने अध्ययन पर, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए परीक्षा के बाद, क्योंकि चंद दिन है परीक्षा में, फिर उसके बाद में आप बाकी चीज़ों पर भी ध्यान लगा लें। ठीक है, ख्याल रखिए, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आज के होमवर्क को देख लीजिए। होमवर्क है यूनेस्को में शामिल शांति निकेतन परिसर की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर सारे साथियों से चाहिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और दोस्त प्रदर्शन कैसा करके आएंगे भैया, शानदार करके आएंगे। प्रदर्शन कैसा करके आएंगे, शानदार करके आएंगे और नाम करके दिखाएंगे। तो ख्याल रखिए।